अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप एवरीबडी विल बी फाइन। थैंक यू टू वॉच द वीडियो एंड आस्क सम अमेजिंग क्वेश्चन। तो आई थॉट कि मैं कुछ आपके अच्छे क्वेश्चंस थे, तो आई थॉट कि मैं उसको एक वीडियो में कवर कर देता हूँ। चले लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो मुझे एक ईमेल रिसीव हुई है जिसमें उन्होंने पूछा है कि जी आप हमें कुछ आइडिया देंगे कि हमारे पास 1 मिलियन है या 1 लाख है, तो व्हाट यू सजेस्ट अबाउट दैट। फ्रैंकली स्पीकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर सकता हूँ कि मैं कोई स्टॉक एडवाइज़र या फाइनेंशियल एडवाइज़र तो हूँ नहीं, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली आई एम MBA अकाउंटिंग फाइनेंस पढ़ा अपने इंटरेस्ट के लिए, और आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च इन्वेस्टमेंट, तो इन दैट सेंस आई हैव अ सम आइडिया अबाउट दैट। तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकता हूँ, लेकिन अब फ्रैंकली इट इज़ नॉट रिकमेंडेशन। जो भी आपने करना है आप प्रॉपर रिसर्च करिएगा, किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र की सर्विसेज भी लीजिएगा, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन, और देन यू टेक एनी स्टेप। लेकिन मैं आपको खैर अपना जस्ट फॉर एज पर माई नॉलेज आई कैन शेयर विद यू। तो अगर आपके पास 1 मिलियन या 1 लाख है, सबसे पहले तो एक चीज़ मेक श्योर कर लें कि आपके पास जो भी आपकी इनकम है, आपके पास एटलीस्ट 3 माह का बैकअप फंड्स अवेलेबल होना चाहिए, जिसको आप इमरजेंसी फंड्स बोल लो। सपोज किसी वजह से जॉब नहीं आप कर पा रहे हो, कोई जैसे कोविड आया था, राइट, सब घर में बैठ गए थे, इनकम रुक गई थी, तो इन सिचुएशन लाइक दैट एक इमरजेंसी फंड होना ज़रूरी है। आइडियली 6 मंथ बट मिनिमम 3 मंथ। तो अगर आपके घर का खर्चा सपोज 50,000 है, तो 1,50,000 आपके पास सेविंग अकाउंट में होना चाहिए बिफोर स्टार्ट एनी इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास, आई एम अज्यूम कि आपके पास 3 मंथ का एज पर योर होम एक्सपेंस बैकअप फंड, इमरजेंसी फंड अवेलेबल है, फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप, एक रूल होता है 50-30-20, मैं इस पर डिटेल बात करूंगा, एक वीडियो पे मैं काम कर रहा हूँ, आई ब्रिंग यू पर। तो 50-30-20 रूल क्या कहता है? वो ये कहता है कि आपकी जो भी इनकम है, सपोज आपकी इनकम 10,000 है, 10,000 का 50% यानी 5,000 जाएगा आपके फिक्स एक्सपेंस में। लाइक आपने रेंट देना है, अपने बच्चों की फ़ीस देनी है, आपने बिजली का बिल देना है, फ़ोन का बिल देना है। तो ये आई नो आजकल बिल्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, बट ये एक सिनेरियो है जो बनाया गया था, और मैंने उस लिहाज से आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई नो इन्फ्लेशन की वजह से इश्यूज़ हैं विच वी कैन डिस्कस लेटर कि क्या किया जा सकता है, बट सपोज या आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो 50% तो दोस्तों चला जाएगा आपकी फिक्स इनकम की तरफ। 30% जो होगा वो आप सेव करेंगे अपने डिज़ायर के लिए। कैसे? कि जी मैंने ये कपड़े लूँगा, मैं अच्छा मोबाइल लूँगा, मैं जी वहाँ पर हॉलीडे के लिए कहीं जाऊँगा, और जी मैंने अपने बच्चों की बर्थडे पे उनको कुछ लेकर देना है, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ लेना है। तो 30% आप अपनी इनकम रखेंगे किसी ऐसे जगह पे सेव करके, इवन आप साथ के साथ ले लें उसको, या आप कहीं सेव कर लें। जैसे मोबाइल अगर फ़र्ज़ करें 1.5 लाख है, अब एक साथ तो ले नहीं सकते, तो यू विल सेव सम मनी। तो ये ऐसी इनकम का फंड होगा जो आपकी 30% जाएगा, और 20% जो है वो होगा आपका यानी कि इन्वेस्टमेंट फंड्स। अब लोग तो ये बोलते हैं कि अब सारे का सारा ही 20% का 20% भी इन्वेस्ट कर दो। वन सिनेरियो ये है, मेरी अप्रोच ये होती है कि नहीं यार, मैं 20 का 20% तो सेव नहीं करूँगा, क्योंकि क्या है कि मेरे पास बैकअप पे 3 मंथ के पैसे अवेलेबल हैं। सपोज किसी वजह से टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाए, तो ऐसा होना चाहिए कि मेरे पास सेविंग ग्रेजुअली थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसका फिर रूल ये आप कर सकते हो कि जो 20% आपके पास बचा है, उसका 5% या 7% आप एक सेपरेट सेविंग अकाउंट में रख लो। 5% ठीक है कि अगर 2,000 बच गया बकाया, तो 10,000 सैलरी थी, 5,000 लगा दिया आपने फिक्स इनकम पे, 3,000 लगा दिया आपने अपने डिज़ायर्स पे, जो मर्जी करो, ठीक है। खाली जोड़ 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 के क्या करना, जब बूढ़े हो जाएंगे तो टांगे जवाब दे जाएंगी, तो फ़ायदा ही कोई नहीं, राइट। तो ज़िंदगी को साथ साथ इंजॉय भी करना है, तो वो पैसा आप अपनी इंजॉयमेंट पे लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, और कुछ सोचने की। बाकी जो 20% रह गया है, उसका 5% साइड पे सेव करते रहो। बेस्ट सिचुएशन क्या है कि किसी सेविंग अकाउंट में डाल लो, और बाकी जो 15% है उसको आप इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टमेंट के लिए फिर आपके पास ऑप्शन डेफिनेटली होंगी
कि जी अब मेरे पास जो 15% है या 1500 है, इसमें कितना स्टॉक हो और कितना म्यूचुअल फंड हो। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं स्टॉक का गुरु एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, ठीक है। और कौन सुबह उठे, सारे एनालिसिस करे, देखे कौन सी लाइन ऊपर जा रही है, कौन सी नीचे जा रही है, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। लेकिन अगर आपने सब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आवसम, आप अपना 15 का 15% उसमें लगाओ, महाना में लगा दो। मैंने आपको दिखाए थे उस दिन UBL के, ABL के कितने फंड्स हैं, उनको आप यूज़ करो। अगर नहीं जी नहीं, मुझे कुछ स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो 80-20 कर लो या 75-25 लगा लो। मतलब 75% म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो ताकि मनी ग्रो करती रहे एक सर्टन रेंज में, और बाकी जो 20-25% है वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, जो जो भी आपको स्टॉक सूट करते हो, ठीक है। तो दिस इज़ द वे जो आप अपने पैसे को यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ये एक नॉर्मल, जब हमें सिखाया जाता है, जब आप बिजनेस पढ़ते हैं, सिचुएशन कैन बी डिफरेंट, बट यू कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। फिर एक साहब मुझे ईमेल्स कर रहे हैं कि जी आप मुझे रिकमेंड करें, पोर्टफोलियो मेरा बना के दें, मुझे आप रिकमेंड करें। मैं आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिम कि यार मैं स्टॉक स्पेसिफिक बंदा नहीं हूँ। मेरा मेन रीज़न इस चैनल को स्टार्ट करने का है कि आपको मैं फाइनेंशियल अवेयरनेस दूँ, कि यानी कि मनी डिसिप्लिन कैसे होना चाहिए। यू हैव टू सेव मनी फॉर योर रिटायरमेंट, फॉर योर रेनी डेज, और फाइनेंशियल फ्रीडम। ज़रूरी तुम नहीं है ना कि 60-70 साल तक काम करना और फिर बस गए। ऐसा वे होना चाहिए ना कि मज़ा है कि मनी के लिए रिटायर ना होना पड़े। कोई ऐसा हाल निकले कि 40, 45, 50 के हों, जो 20 में खास कर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि ऐसा फाइनेंशियल सिचुएशन निकल आए कि जब हम 50 पे पहुँचे तो एक हैंडसम इनकम जनरेट हो रही हो और हम थोड़ा सा अपना वर्कलोड कम कर लें और जस्ट इंजॉय करें। काम ज़रूरी है, फॉर एवर तो रिटायरमेंट कोई होता नहीं कि मैं जी बस रिटायरमेंट मीन। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिहाज से मैं कह रहा हूँ, बाकी काम करना चाहिए, अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए भी। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप ऐसा करें कि आप हमें सेक्टर स्पेसिफिक डिटेल दे दें। अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट टाइम आपके साथ वीडियो शेयर की थी जो मेरा अपना पोर्टफोलियो है, ठीक है। माइल्ड चेंजिंग, वो सारे स्टॉक्स नहीं थे उसमें, लेकिन ये थे कि कई स्पेसिफिक आपको मैंने कोर स्टॉक बता दिए थे, क्योंकि कुछ स्टॉक ऐसे हैं कि जो ऊपर नीचे होते हैं और आई डोंट वांट कि आप, मुझे नहीं पता आपका रिस्क लेवल क्या है, तो इसलिए मैंने कोई भी स्टॉक आपको सजेस्ट नहीं किया था, अपना पोर्टफोलियो रख दिया था। अब वो मुझे कहने कि नहीं जी आप हमें सेक्टर वाइज बता दें कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आई थॉट ओके चले ठीक है, मैं आपको सेक्टर वाइज एक्सप्लेन कर देता हूँ। आगे आपकी मर्जी है, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन नहीं है। आप प्रॉपर रिसर्च करना, मैं आपको रिसर्च करने का वे बता दूंगा और देन यू हैव टू मूव ऑन, ठीक है। तो मैंने आपके लिए ये एक डिज़ाइन किया स्टफ। तो टॉप पिक है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये अभी की है, ठीक है। ये पिछले 2024 में ही आप देख सकते हो, चेंज भी हो सकते हैं, कल को बढ़ सकते हैं। तो आई मीन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बट अच्छे लग रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो उसमें मैंने जो कैटेगरी बनाई है, तो उसमें ऑटो असम्बलर की है। इसमें मैंने P1 P2 बनाया। P1 है कि अगर आपने कम इन्वेस्टमेंट करनी है तो P1 का शेयर देख लो, और अगर ज़्यादा आपके पास पैसा है तो P2 को भी ऐड कर लो, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो कि मैं एब्सोल्युटली मैनी थिंग, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको कुछ कुछ। जैसे मैंने इसमें सासगर डाला है, ऑटो पार्ट्स में मैंने एक्साइड बैटरी डाला है, अटलस बैटरी है, और P2 में मैंने जनरल टायर डाला है, पैंथर टायर डाला है। बैंक्स में मैंने मिज़ान बैंक और फैसल बैंक डाला है। फैसल बैंक की एक डील हो रही है, आई एम श्योर कि वो कुछ अच्छा अप जाएगा। फिर जी इसके अलावा बैंक इस्लामी है, बैंक अल्फला UBL है, तो ये मैंने बैंक में डाले हैं। फिर अगला सेक्टर है केबल का, इसमें PAEL है और नंबर 2 पे वेव है। सीमेंट के अंदर लकी है, कोहाट है, PIOC है, पाइनियर और ठटा सीमेंट है। P2 में फ्लाइंग है, ठीक है, कंपैरेटिवली। केमिकल में लकी कोर इंडस्ट्री है, DYNO है, P2 में EPCL है, लोटे केमिकल, NRSL है, ठीक है। ये हो गए, आप सेक्टर वाइज आप देख रहे हो, ठीक है। अब इसको पॉज कर लेना और इन साइन को आप एंटर कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कैसे आप इसको चेक भी कर सकते हो। तो ये आपका केमिकल हो गया। फिर जी इंजीनियरिंग में आपका INIL हो गया, ISL और मुगल हो गया, P2 पे इत्तफाक है। फर्टिलाइज़र में एंग्रो है, इफर्ट है,
FFML है, और इसमें फातिमा हो गया आपका P2 में। फूड में आपका आ गया जी द ऑर्गेनिक मीट, TOMCL, FCEML, FFL और क्विज फूड। ठीक है, ये आपका हो गया फूड सेक्टर में। तो इंजीनियरिंग कवर होगी, फर्टिलाइज़र होगी और फूड हो गया। फिर जी ग्लास का जो सेक्टर है उसमें TGL है, BGL है। लेदर में आपका SGF आ गया और बाटा आ गया। ऑयल एक्सप्लोरेशन में मारी और PPL आ गया और POL आ गया। और इसके बाद जी हम जा रहे हैं ऑयल मार्केटिंग में APL, PSO, SNG, PHTL और P2 में OB/OY। पेपर में हमारे पास SPEL, RPL और P2 में MSCFL, CEPP। फार्मा में आ गया AGP फिरोज़ एंड CPHL। और इसके बाद हम फार्मा के बाद पावर में आ जाएं तो हब पावर। बाकी भी मुझे ठीक लग रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं, लेकिन इसका क्योंकि अभी एग्रीमेंट हो रहा है कार कंपनी से, दैट्स वाई आई एम श्योर ये किसी वक्त बहुत अच्छी रिटर्न देगा। ये वैसे भी मेरे कोर पोर्टफोलियो में भी अवेलेबल है, तो मैं P2 पे श्योर नहीं था, मैंने इसलिए कुछ एंटर नहीं किया। आप सैफ पावर को देख सकते हो, अच्छे डिविडेंड देता है वो। ठीक है, फिर रिफाइनरी में आ गई अटक रिफाइनरी, NRL और P2 में PRL। टेक्सटाइल में आ गया ILP, NML, TOWL और P2 पे इमेज। ठीक है, और फिर आपका आ गया जी लास्ट वन टेक्नोलॉजी में आ गया आपके लिए ऑक्टोपस, AVN, एयरलिंक और सिस। तो ये वाले जो स्टॉक्स हैं ये यानी सेक्टर वाइज मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिए कि भाई ये अगर आपने मेरा कोर पोर्टफोलियो कॉपी करना है तो वो ऑलरेडी मैंने एक पिछली वीडियोस में डाल दिया था। अगर आपने सेक्टर स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन करना है तो ये अब यू हैव अ ऑप्शन, राइट। आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं जो बेटर है। तो कुछ ये तो हो गया खाली PSX से रेलिवेंट। तो अगेन आगे जो अब मेरी वीडियोस होंगी वो मैं अपने रियल कंटेंट्स पे आऊँगा, जिसको यानी फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल अचीवमेंट्स, कैसी अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं, क्या किया जाए, सैलरी को किस तरह प्रॉपर यूज़ करना है, जो सही रियल थीम ऑफ फाइनेंस है, और किस तरह जो है वो मैस से निकलना है। जैसे कि हम लोग इंटरेस्ट में फट जाते हैं, सूद दे रहे हैं और उसके बाद वो उतर नहीं पा रहा, क्रेडिट कार्ड में फंस गए हैं, दे ही जा रहे हैं, पेमेंटें वहीं पर खड़ी हैं। फिर हम डिज़ायर्स में यानी कि डिफरेंस बिटवीन नीड एंड डिज़ायर हम लोग समझते नहीं हैं कि नीड और डिज़ायर में क्या फ़र्क है। यार देखने को तो दोस्तों हर चीज़ ही दिल करता है ले लो, ठीक है, ले लो ले लो ले लो, और बाद में पता लगे कि जी इतने किस्तें बढ़ गई हैं कि वो आमदनी से ऊपर चली गई, और फिर इंसान सोच रहा होता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो डिफरेंस हमें करना पड़ेगा नीड और डिज़ायर में। नीड तो करनी ही करनी है, रोटी खानी ही खानी है, ठीक है ना, घर का किराया देना ही देना है, बिजली का बिल देना ही देना है, ठीक है, उसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अब डिज़ायर में क्या है कि नहीं जी मैंने तो एंड्रॉयड नहीं रखना, मैंने तो एप्पल ही रखना है 15। उसके बाद जी नहीं जी मेरे पास तो जो हो वो 2 AC हों, एक से तो गुजारा नहीं हो रहा। तो डिज़ायर में तो फिर कुछ भी नहीं, सार घर का सामान भी बिक जाएगा, ठीक है। तो नीड की कोशिश करो कि नीड को समझो और सिर्फ नीड पे स्पेंडिंग करो। डिज़ायर को ज़रूर करो अगर आपको समझते हो कि ये नहीं मेरे से रहा जा रहा। जैसे मेरी एक हैबिट थी पहले, मैं ना हर चीज़ जब देखता था बस ओ माय गॉड बस अभी लेनी नहीं। फिर मैंने जब स्टडी किया तो देन आई गॉट रियलाइज, मुझे उन्होंने कहा कि आप जो चीज़ अच्छी लग रही है एटलीस्ट उसको 3 दिन के लिए डिले करो और देन थिंक अबाउट इट कि हाउ मच इट इज़ नीड, ठीक है। बिलीव मी मेरी 80% शॉपिंग की हैबिट ही ख़त्म हो गई। जब मुझे एक चीज़ फ़ौरन लगी आ गया मैं फ़ौरन करना, कार्ड स्वाइप करना, जी उसके बाद जी बाय करके आना। जब मैंने 3 दिन में उसको नोटिस किया तो मैंने देखा कि नहीं यार वो तो जज्बाती सी चीज़ है, व्हाई आई शुड स्पेंड मनी ऑन दैट, लेट्स इन्वेस्ट। और उसके बाद क्या हुआ, तो आगे भी ये अच्छा तरीका है, कोई भी चीज़ ना फ़ौरन मत लो, फ़ौरन देख के मत लो, 2-3 दिन डालो और फिर उसको लो, ठीक है। तो एनीवे ये सिलसिला चलता रहेगा। आई थॉट कि आपके साथ क्विक इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। और अगेन चलें, कोई क्वेश्चन हो यू फील फ्री टू सेंड ईमेल टू मी ali_hasan57000@yahoo.com। तो फिर आपसे आई एम श्योर कि नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।